हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको बेसिक सी ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं, जिसमें हमने आपको यूज़ ऑफ इट बताया, यूज़ ऑफ देयर बताया और सभी टेंसेज आपको पढ़ाए। यानी कि पूरे जो 12 टेंसेज होते हैं, पूरे 12 टेंसेज हमने आपको पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम बेसिक लेवल की चीज़ें पढ़ रहे थे और अब हम थोड़े एडवांस लेवल पे आते हैं। इसमें देखिए, जो हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे वो बिल्कुल बेसिक टाइप्स थे। जो 5 टाइप्स आपको पता है कि असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये जो 5 टाइप्स हैं ये बेसिक टाइप्स है सेंटेंस के। अब इसका सेंटेंस का जो एडवांस टाइप होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें होता है हमारा पहला सिंपल सेंटेंस। ये भी देखिए एडवांस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। ये सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आप लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो। एडवांस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो इसके एडवांस टाइप्स होते हैं ये 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये आपको 3 टाइप्स पढ़ने होंगे इसमें, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। अगर आपने ये 3 टाइप्स बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया तो आप लॉन्ग सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना लेंगे। आपको क्लॉज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो ग्रामर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है क्लॉज, आपको क्लॉज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो। अब फ्रेंड्स, इसके माध्यम से हम बड़े सेंटेंसेस यानी कि लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना तो सीखेंगे ही। इसके अलावा जो हमारे ग्रामर पोर्शन में जो सिंथेसिस है, जिसमें हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 2 टॉपिक आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी और ट्रांसलेशन तो आपका अच्छा होगा ही। इससे आप लॉन्ग सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये 3 टाइप्स जो इसके होते हैं, सबसे पहले तीनों टाइप हमें समझना होगा कि ये क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये चीज़ हमें समझना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें केवल एक ही क्लॉज होना चाहिए, एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो। यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस विच कंसिस्ट्स a sentence which consists only one finite verb। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, सिंपल सेंटेंस जो होता है ये एक फ्रेज और एक क्लॉज को मिलके बनता है। जो सिंपल सेंटेंस है इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होने चाहिए, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा कि उसमें एक फ्रेज और एक क्लॉज आएगा ही। हो सकता है केवल एक ही क्लॉज हो उसमें, वो पूरा हमारा सेंटेंस हो। लेकिन अक्सर इसमें क्या होता है, इसमें एक फ्रेज आता है और एक क्लॉज आता है। एक फ्रेज और एक क्लॉज आता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई एक लॉन्ग सेंटेंस है और उसमें अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है तो ये श्योर है कि उसमें एक फ्रेज भी आया होगा, तभी वो सेंटेंस लॉन्ग हुआ है। कोई एक लॉन्ग सेंटेंस लॉन्ग कब होगा? जब उसमें एक से ज़्यादा क्लॉजेज होंगे या फिर क्लॉज और फ्रेज दोनों चीज़ें होंगी। तो देखिए, जब सिंपल सेंटेंस होगा और वो एक लॉन्ग सेंटेंस होगा तो उसमें एक क्लॉज होगा और एक फ्रेज होगा। अब ये फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये आप समझ लेते हैं। देखिए, फ्रेज क्या होता है? जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। फ्रेज वो है, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट, यहां पे आप कह सकते हैं कि विदाउट फाइनाइट वर्ब।
विदाउट फाइनाइट वर्ब, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट फाइनाइट वर्ब, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब ना हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड से शब्दों का एक समूह है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए। और क्लॉज क्या है? इसी का ठीक उल्टा क्लॉज होता है। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है जिसमें विद एटलीस्ट, जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब, विद एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब, जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब तो होने ही चाहिए। तो फ्रेज और क्लॉज क्या होता है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट फाइनाइट वर्ब। इसको बहुत ही सरल तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा हमने लिखा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट फाइनाइट वर्ब, एक शब्दों का समूह होगा जिसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, तो उसको हम एक फ्रेज कहेंगे। अब ये क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब, यानी ये भी शब्दों का एक समूह होगा जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब देखिए तीनों चीज़ों में, जब तीनों चीज़ें हमने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें भी बात आ गई फाइनाइट वर्ब की, और जब फ्रेज या क्लॉज की बात हुई तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, यहाँ भी फाइनाइट वर्ब आ गया। यानी कि अब हमें ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है, और फाइनाइट वर्ब के साथ साथ हमें नॉन फाइनाइट वर्ब भी सीखना होगा, क्योंकि फ्रेजेस जो होते हैं इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकते हैं। जो फ्रेज होते हैं इसमें फाइनाइट वर्ब तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स आ सकते हैं। यानी कि हमें अब इसके लिए फ्रेज और क्लॉज को और अच्छे से समझने के लिए हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझना होगा। आप चाहें तो इतना अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब और ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। सबसे पहले अगर फाइनाइट वर्ब की बात करें तो फाइनाइट वर्ब वो होता है अ वर्ब विच चेंजेस, जो बदल जाता है, विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर according to person or number of a subject or according to the tense। अगर कोई वर्ब पर्सन के अनुसार या फिर नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार चेंज होता है, जैसे डू डज को मान लेते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वहाँ पे डज का यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल है तो डू का यूज़ करते हैं, तो ये भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे अगर है कि ही लाइक्स प्लेइंग कैरम, ही लाइक्स प्लेइंग कैरम। अब देखिए इसमें अगर हम इसका सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, ही की जगह पे अगर हम आई कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई लाइक प्लेइंग कैरम। तो देखिए ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, लेकिन इसका पर्सन चेंज हुआ, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। पर्सन चेंज हो गया तो लाइक्स के जगह पे लाइक हो गया। जब इसका पर्सन चेंज हुआ तो ये जो लाइक यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी लाइक्स, और अब यहाँ पे लाइक हो गया, यानी कि अब ये जो वर्ब हमारा है ये चेंज हो गया। तो यानी कि यहाँ पे लाइक कौन सा वर्ब है? एक फाइनाइट वर्ब है। तो एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन या फिर नंबर के अनुसार चेंज हो जाए। अगर हम इसको हम पास्ट टेंस में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्ड प्लेइंग कैरम, ही लाइक्ड, अब वहाँ पे लाइक्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इसका आ जाएगा, ही लाइक्ड प्लेइंग कैरम। तो देखिए ये जो लाइक वर्ब यहाँ पे है ये चेंज हो रहा है, यानी कि ये एक फाइनाइट वर्ब है। तो एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार चेंज हो जाता है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। विच नेवर चेंजेस, जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन वो चेंज नहीं होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं।
उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे अब यही एग्जांपल हमने लिया कि ही लाइक्स प्लेइंग कैरम, उसे कैरम खेलना पसंद है। अब इसमें दो दो वर्ब थे, एक है लाइक और दूसरा है प्लेइंग। लेकिन अब देखिए इसमें केवल लाइक ही चेंज हुआ लेकिन प्लेइंग चेंज नहीं हुआ। अगर हमने इसका पर्सन चेंज कर दिया, आई लाइक प्लेइंग कैरम, इसमें आई आ गया तो लाइक तो हो गया, लाइक्स का लाइक हो गया, लेकिन प्लेइंग का प्लेइंग ही है, प्लेइंग नहीं चेंज हुआ। अगर हम इसको पास्ट में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आई लाइक्ड प्लेइंग कैरम, तो यहाँ भी प्लेइंग चेंज नहीं हुआ। यानी कि इसमें प्लेइंग कौन सा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इसमें देखिए जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इसमें इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है जेरंड, दूसरा है जेरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल, तीसरा है पार्टिसिपल। अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या है, तो आप क्या बताएंगे, पार्टिसिपल इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। उसी तरह से जेरंड और इन्फिनिटिव क्या है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। अब ये इन्फिनिटिव क्या होता है, जब भी किसी भी सेंटेंस में हम पर्पज शो करते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर पर्पज का बोध होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज़ कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज़ करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। जैसे कहना हुआ कि मैं सब्जी खरीदने बाजार जा रहा हूँ, तो मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये तो आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब्जी खरीदने, यहाँ पे एक उद्देश्य बताया गया कि क्या करने जा रहा हूँ बाजार, सब्जी खरीदने, तो यहाँ पे हमें इन्फिनिटिव का यूज़ करना होगा टू बाई वेजिटेबल्स। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे टू बाई आ गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। ये क्या होते हैं, इन्फिनिटिव जेरंड क्या होते हैं, ये होते तो हैं वर्ब लेकिन ये काम करते हैं एक नाउन की तरह। इन्फिनिटिव और जेरंड क्या होते हैं, ये एक वर्ब होते हुए भी एक नाउन का काम करते हैं। और नाउन का क्या काम है, नाउन या तो एक सब्जेक्ट का काम करता है या फिर एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि जो इन्फिनिटिव और जेरंड है ये दोनों ही एक सब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो अब जेरंड क्या होता है, जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं और वो एक नाउन की तरह यूज़ हो। जहाँ कहीं भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक नाउन की तरह यूज़ होती है, यानी कि वो एक सब्जेक्ट का काम करे या फिर एक ऑब्जेक्ट का काम करे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वहाँ पे वो जेरंड फॉर्म में होता है। जैसे देखिए ही लाइक्स, उसे पसंद है क्या, क्या पसंद है, प्लेइंग कैरम, तो यहाँ पे प्लेइंग कैरम जो है ये एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है। प्लेइंग भी यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज़ हुआ, क्या लगाने पे हमें आंसर मिला, यानी कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या या किसे लगाने पे क्या पता चलता है, ऑब्जेक्ट पता चलता है। ही लाइक्स, उसे पसंद है, क्या पसंद है, प्लेइंग कैरम, कैरम खेलना, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि ये प्लेइंग यहाँ पे क्या है, जेरंड फॉर्म में लिखा गया है। ऐसे अगर हमें कहना हुआ कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, हमने देखा होगा स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट का काम कर रही है। स्मोकिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी कि एक नाउन की तरह यूज़ हुई है, इसलिए ये एक जेरंड है। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे टू स्मोक किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि वो एक इन्फिनिटिव है। तो जब भी वर्ब के पहले टू लगा हो, वो एक सब्जेक्ट का काम करे या फिर एक ऑब्जेक्ट का काम करे, तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। और जेरंड क्या है, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक नाउन की तरह काम करे, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करे, तो वो जेरंड होता है। अब ये पार्टिसिपल क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। पार्टिसिपल भी एक वर्ब है लेकिन ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये दोनों नाउन की तरह काम करते हैं, इन्फिनिटिव और जेरंड ये नाउन की तरह काम करते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपल है ये एक एडजेक्टिव का काम करती है। ये दोनों से डिफरेंट है, पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है। अब जैसे कहना हो कि आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग ये एक वर्ब है लेकिन
अब अगर इसको देखा जाए तो ये बुक के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैं कैसे किताब पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा था। और जो वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो एक पार्टिसिपल है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स यस्टरडे। तो मुझे कल क्या मिल गई, मेरी खोई हुई पर्स, माई लॉस्ट पर्स। तो यहाँ पे लॉस्ट वर्ड जो है, लॉस्ट वर्ड जो है ये लूज का थर्ड फॉर्म है। लूज का मतलब खोना होता है, लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट है। तो ये क्या है, एक वर्ब है। लेकिन मेरी कौन सी पर्स मिल गई, कैसी पर्स मिल गई, खोई हुई पर्स। तो ये जो यहाँ पे लॉस्ट वर्ड है, ये उस पर्स को मॉडिफाई कर रहा है, पर्स के बारे में हमें कुछ बता रहा है। तो यानी कि ये उस पर्स के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे लॉस्ट भी क्या हो गया, एक पार्टिसिपल है। इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है जीरंड और तीसरा है पार्टिसिपल। अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम ट्रांसलेशन में भी डिटेल में जानेंगे, और सिंथेसिस जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको सिंपल सेंटेंस बता रहे थे कि सिंपल सेंटेंस क्या होगा, जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो अब इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल है कि माई फादर गेव मी 500 रुपीज़ टू परचेज द बुक। अब इस सेंटेंस में अगर हम वर्ब को देखें कि इसमें कितने वर्ब आए हुए हैं, तो इसमें एक वर्ब तो यहाँ पे है गेव, और दूसरा वर्ब यहाँ पे क्या है, परचेज। इसमें 2 वर्ब आए हुए हैं। लेकिन अब इसमें देखिए, क्या दोनों ही इसमें फाइनाइट वर्ब है? अगर गेव को देखा जाए तो ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। अगर हम इसका टेंस चेंज कर देते हैं, अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से लिखते हैं, तो माई फादर गिव्स मी, यहाँ पे गिव्स मी वर्ब की 5th फॉर्म आ जाएगी, यानी कि ये गिव जो है ये चेंज हो जाएगा। लेकिन और आगे अगर देखें कि माई फादर गिव्स मी 500 रुपीज़ टू परचेज द बुक, तो यहाँ पे जो टू परचेज है ये चेंज नहीं होगा। अर्थात इस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, जो गिव है यही फाइनाइट वर्ब है, और ये जो परचेज है नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो ये एक कैसा सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे अब देखिए हमारा सेंटेंस है कि गोइंग टू मार्केट आई सॉ अ मैन बीटिंग अ चाइल्ड विद अ स्टिक। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें कि इसमें कितने वर्ब आए हुए हैं, तो इसमें एक वर्ब तो हो गया गोइंग, दूसरा वर्ब है इसमें सॉ, और तीसरा वर्ब इसमें है बीटिंग। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें 3 वर्ब आए हुए हैं। लेकिन अब इसमें अगर गोइंग टू मार्केट इसको देखा जाए, बाजार जाते हुए मैंने, तो ये जो पूरा इसमें फ्रेज है ये आई को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बाजार जाते हुए मैंने एक आदमी को देखा जो एक बच्चे को डंडे से पीट रहा था। तो इसमें देखिए 3 वर्ब तो इसमें आए हैं, लेकिन इसमें फाइनाइट वर्ब केवल सा है, क्योंकि यहाँ पे गोइंग क्या है, ये एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्योंकि आई के लिए ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, गोइंग टू मार्केट ये पूरा फ्रेज। और बीटिंग अ चाइल्ड विद अ स्टिक, ये मैन को, इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, बीटिंग अ चाइल्ड विद अ स्टिक इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 2 वर्ब जो आए हैं ये तो पार्टिसिपल हैं, लेकिन यहाँ पे जो सॉ है ये यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर हम टेंस चेंज करेंगे, आई सॉ अ मैन, इसका टेंस चेंज करेंगे तो आई सी अ मैन हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर आई विल सी अ मैन। इस तरह से जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये वर्ब चेंज हो सकता है, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो भले ये कितना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन फिर भी ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो आई होप आपको अब ये सिंपल सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसमें 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब इसमें हो सकते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस में 1 से अधिक फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं इसमें 2 क्लॉज होंगे, एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज।
इसमें दो क्लॉज होते हैं, और जब दो क्लॉज होते हैं यानी कि दो इसमें फाइनाइट वर्ब भी होते हैं, क्योंकि क्लॉज उसी को कहते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है, यानी कि इसमें दो पार्ट जो होंगे सेंटेंस के, दोनों में एक फाइनाइट वर्ब रहेगा। लेकिन अब उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है, इसको तो आप ऐसे इसके नाम से ही समझ सकते हैं। डिपेंड का मतलब निर्भर होना, इसको हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। तो इसमें निर्भर होने का क्या मतलब है, एक सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे पार्ट पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, एक ऐसा क्लॉज जो अपने सेंस को, अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है, वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। और इसी का ठीक उल्टा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखेगा, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिए इसको हम एक और भी तरह से, डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं, इसके नाम भी हम जान लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहा जाता है, और ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं इसको। तो जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसको सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और इसको सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्लॉज होते हैं ये हमेशा एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ये जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा ये हमेशा एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है, इसलिए इस क्लॉज को सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहा जाता है। अब ये सभी चीज़ें, कंजंक्शन का यूज़ बड़े सेंटेंसेस बनाना जब आपको सिखाएंगे तो ये सभी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। अभी हम केवल इसके टाइप्स देख रहे हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा सेंटेंस जो एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिला के बना होगा वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड you will not pass, you will not pass। देखिए ये हमारा एक सेंटेंस है कि unless you work hard you will not pass, जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। unless you work hard you will not pass, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें दो पार्ट हैं, एक है unless you work hard और दूसरा है you will not pass। अब इसका अगर हम हिंदी अर्थ निकाल रहे हैं, unless you work hard, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। अब ये देखिए आधा अधूरा लग रहा है। अगर हम किसी से केवल इतना कहते हैं कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो ये जो है एक अधूरा पार्ट लग रहा है, इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं निकला। यानी कि ये क्लॉज कौन सा क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए इस वाले क्लॉज पे डिपेंड है। जब तक इसको हम इसमें नहीं ऐड करेंगे तब तक इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। लेकिन अगर केवल हम इतना बोलते हैं यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, तो इसका पूरा कंप्लीट सेंस है तुम पास नहीं होगे, इसका कंप्लीट सेंस है। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको मिला के क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे he will not help me, he will not help me because he is angry with me। अब ये सेंटेंस हमारा है कि he will not help me because he is angry with me, वह मेरी मदद नहीं करेगा क्योंकि वह मुझसे गुस्सा है। अब इस सेंटेंस में देखिए इसमें भी दो पार्ट हैं। He will not help me, वह मेरी मदद नहीं करेगा, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। He will not help me, वह मेरी मदद नहीं करेगा, इसका कंप्लीट सेंस है। यानी कि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और केवल इतना अगर हम बोलें कि बिकॉज ही इज़ एंग्री विद मी, क्योंकि वह मुझसे नाराज़ है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकला, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस सेंटेंस में भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कैसा सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब देखिए ये सभी कंजंक्शन से जुड़े हैं,
यहाँ पे कंजंक्शन हमारा क्या है, अनलेस है, और यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, बिकॉज है। और जो अनलेस है, बिकॉज है, ये सब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसीलिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए जो क्लॉज होते हैं उसको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है? ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ये एक प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इन दोनों क्लॉज से मिलके बना होता है। जो कंपाउंड सेंटेंस है वो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से मिलकर बना होता है। अब इसमें हमने टाइप्स ऑफ क्लॉजेस भी जान लिए। इसमें क्लॉज कितने टाइप के आपको मिले, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो ये 3 टाइप के क्लॉज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। प्रिंसिपल क्लॉज किनको कहते हैं? जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उन्हीं को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, जिसका अपना कंप्लीट सेंस होता है। और जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ये भी अगर देखा जाए तो एक तरह से ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही है, इसका भी कंप्लीट सेंस होता है। जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं इसका भी कंप्लीट सेंस होता है, ये भी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब ये जो दोनों क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज एक कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। जो दोनों क्लॉज हैं ये कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं, और किस कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये दोनों क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों का अपना कंप्लीट सेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों क्लॉज होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, दोनों का अपना अपना कंप्लीट सेंस रहेगा, लेकिन वो दोनों क्लॉज बीच में एक कंजंक्शन से जुड़े रहेंगे, और जिस कंजंक्शन से जुड़े होते हैं वो होता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसीलिए जिस क्लॉज के पहले वो कंजंक्शन आया, जिस क्लॉज के पहले वो कंजंक्शन आया हुआ है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब इसके भी हम एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे शी इज ब्यूटीफुल बट हर daughter is ugly। सेंटेंस हमारा है कि शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, बट हर डॉटर इज अगली, लेकिन उसकी बेटी बदसूरत है। अब इसमें जो दोनों पार्ट हैं इसके, शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है? हाँ, निकल रहा है। और ये जो क्लॉज है कि हर डॉटर इज अगली, उसकी बेटी बदसूरत है, इसका भी कंप्लीट सेंस निकल रहा है? हाँ, निकल रहा है। तो इसका भी कंप्लीट सेंस है और इसका भी कंप्लीट सेंस है, लेकिन ये दोनों क्लॉज बीच में एक कंजंक्शन बट से जुड़े हुए हैं, और बट क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसलिए जिस क्लॉज के पहले ये आया उस क्लॉज को हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जिस क्लॉज के पहले ये कंजंक्शन आया वो क्लॉज क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाएगा। तो ये यहाँ पे है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, इसका कंप्लीट सेंस है, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और इसका भी कंप्लीट सेंस है, लेकिन इसके पहले कंजंक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए ये पूरा एक हो गया कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, दोनों को मिला के बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि ये जो सेंटेंस हमारा है, शी इज़ ब्यूटीफुल बट हर डॉटर इज़ अगली, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे शी इज़ वेरी इल, वह बहुत अधिक बीमार है, सो शी कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए वह क्लास अटेंड नहीं कर सकती है। अब इसमें हम अगर दोनों क्लॉजेस को देखें कि शी इज़ वेरी इल, वह बहुत बीमार है, इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। और जो दूसरा क्लॉज है, शी कैन नॉट अटेंड द क्लास, वह क्लास अटेंड नहीं कर सकती है, इसका भी कंप्लीट सेंस निकल रहा है। लेकिन अब इस क्लॉज के पहले कंजंक्शन आ गया सो शी कैन नॉट अटेंड द क्लास, तो ये हमारा क्या हो गया? एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये इसका कंप्लीट सेंस है, इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है।
तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज दोनों को मिला के बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। तो इस तरह से ये होते हैं हमारे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और अगर देखा जाए तो इसमें ग्रामर के हमने बहुत से टॉपिक जान लिए, जिसमें फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और क्लॉजेज के टाइप्स भी हमने जान लिए। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो ये बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में आपके क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों टाइप के सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल आपको तीनों का ज़रूर बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।